नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोग को बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मास्टर वीडियो आज से प्रारंभ होगा। आज से प्रारंभ हो रहा है मास्टर वीडियो सीरीज दिया जाएगा आप लोग को पीजीटी हिस्ट्री के लिए। और यह जो बीपीएससी बिहार टीचर भर्ती पीजीटी हिस्ट्री का जो मटेरियल है, यह देखिए पूरा हैंड रिटन नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। यह मास्टर पीडीएफ है, ठीक है, यह मास्टर पीडीएफ है और यहां से ज्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और यह भी आप लोग को बता दूं, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल दिया जा रहा है यह रामबाण रहेगा। हर क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। और बीपीएससी पीजीटी और टीजीटी हिस्ट्री को 100% मैं कंप्लीट कराऊंगा बेहतर ढंग से। और यह नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं ये नोट्स आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे वीडियोज मैं इंस्टाग्राम पर भी डालता हूं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिएगा, वहां यह नोट्स मिल जाएगा। बाकी लोग जो भी लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का पूरा मटेरियल चाहते हैं, एनसीईआरटी और प्लस यह जो पूरे फैक्ट वाले मटेरियल है, यह जो भी लोग चाहते हैं वह लोग अगर टेलीग्राम पर ऐड होना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट टेलीग्राम पर ऐड होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए का आपको पे करना होगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। केवल 399 रुपए में कंप्लीट हिस्ट्री का मटेरियल आप लोग को मिलेगा। जिनको भी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करता हूँ। और ऐसी क्लास पीजीटी के लिए, बिहार टीचर भर्ती पीजीटी के लिए आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि बिहार टीचर भर्ती में पीजीटी में सीटें बढ़ाई गई हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं सही तरीके से समझ नहीं पाया, तो मैं वीडियोज बना दिया। हालांकि बाद में देखा तो मेरा कहना गलत था, तो उसमें हमने कह दिया था कि सीटें बढ़ गई हैं। हालांकि सीटें जो बढ़ी हैं वह दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बढ़ी हैं, ठीक है। तो यह इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आप लोग जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो आप लोगों से कहना चाहूंगा, यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि बिहार ने, बीपीएससी ने जो अनारक्षित श्रेणी है या फिर जो अनारक्षित श्रेणी है या जो जनरल है, ऊंट के मुंह में जीरा सीटें हैं। बाकी लोगों को लगेगा अगर आपका चयन हो जाता है बिहार टीचर भर्ती में, भगवान कहें कि आपका चयन हो, लेकिन अगर आपका चयन हो जाता है तो बाकी लोग यही कहेंगे, अरे यार 3500 4000 पोस्ट था, चयन तो होना ही है। वह नहीं जानेंगे कि आपने 186 सीट पर फाइट करके अपनी जगह सुनिश्चित किया है। यह बड़ा अवसर सिर्फ बिहार के लोगों के लिए हो सकता है, बिहार के कैटेगरी वाले के छात्रों के लिए हो सकता है। जो लोग अदर स्टेट के हैं, वह जो लोग जनरल हैं, वह लोग या अदर स्टेट के हैं या जनरल हैं, वो बहुत बड़े प्रतिभाशाली हैं, तब वह बिहार में अपना एक सीट मुकर्रर कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। और 8 से क्लासें प्रारंभ है मास्टर वीडियो की। यह सब मास्टर वीडियो की पूरी सीरीज आप लोग को मिलेगी, पूरी रामबाण सीरीज मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। यह पहला लेक्चर वीडियो है बिहार टीचर भर्ती बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मास्टर वीडियो का पहला वीडियो है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए तो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो यह मटेरियल आप लोग को वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट टेलीग्राम पर मैं कुछ स्पेशल मटेरियल देता हूँ, इसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 399 रुपया है, ठीक है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का नोट्स है। और यह बात बता दूं, यहां से आप लोग को ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को इतिहास का विभाजन करना सीखना होगा। इतिहास का विभाजन के रूप में आप समझिए, इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 कालखंडों में इतिहास का विभाजन होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप लोग को बताना चाहूंगा, इतिहास का वह कालखंड जहां पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, मतलब मृदभांड मिलता है, मतलब पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं आदि मानवों के वह मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के जो औजार है, जो भी साक्ष्य है वह मिलता है। आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े औजार होते थे, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में वही आदि मानव बहुत ज्यादा विकसित हो गया। फिर वह छोटे छोटे पाषाण के उपकरण बनाने लगा, पत्थर के उपकरण बनाने लगा, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। फिर नव पाषाण काल में उसी पत्थरों के औजारों पर पालिश होने लगी,
और अच्छे उपकरण बनने लगे। फिर ताम्रपाषाण काल में उसी पत्थर के औजारों पर तांबे की पालिश होने लगी, तांबे का परत चढ़ाया जाने लगा। तो ये सब क्या है, पत्थर के जो उपकरण है वो क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है ना। जो मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में मिला है, भरपूर मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं और जिनसे हमें उस काल खंड के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल की विशेषता यह होती है कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। भाई आज मानव पढ़ना लिखना थोड़ी जानते थे, तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और क्या मिलता है, औजार मिलती है, बस्तियां मिलती है, अस्थियां मिलती है, यही सब कुछ मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता, आप आद्य ऐतिहासिक काल का शाब्दिक अर्थ देखिए ना, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब आधा इतिहास, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, मतलब आधा इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, भरपूर मिलता है, ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है, जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में कौन से कालखंड आएंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ये क्या है, ये प्रागैतिहासिक काल है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन से कालखंड आएंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। अरे हड़प्पा सभ्यता के लाल और काले मृदभांड मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत कुछ मिला है यार, क्या नहीं मिला है। R37 कब्रिस्तान मिला है, श्रमिक आवास मिला है, सभागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो क्या है, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में मिलता है, ठीक है। लिखित साक्ष्य भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर पर, मुद्राओं पर बहुत कुछ लिखा है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अक्षर थे ना, 400 अक्षर थे, 400 अक्षर। आज 25-26 अक्षर आपके अंग्रेजी में होते हैं, 52 अक्षर कुल मिलाकर हिंदी भाषा में होते हैं। अब आप सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी कि वहां 400 अक्षर थे, ठीक है, 400 अक्षर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। मुहर पर, मुद्राओं पर, आभूषणों पर, बहुत सारी जगहों पर लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाएगा, बहुत बड़े बड़े रहस्य उद्घाटित होंगे, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा कालखंड आएगा, हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता होती है, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जाता है, लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, मुगल काल, ये सब क्या है, ऐतिहासिक काल हैं। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण क्या है, महाजनपद काल, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में, यह आप लोगों ने अंतर देख लिया, ठीक है। और नोट्स में आपको इंस्टाग्राम पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पर आप लोग हमको फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत ही बढ़िया नोट्स आप लोग को मिलता है, ठीक है। और जो भी लोग बेहतर मटेरियल चाहते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम पर आप ऐड होना चाहते हैं, ओनली 399 रुपए का आपको मटेरियल, ओनली 399 रुपए का पेमेंट करना होगा, आपको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, अब हम इस महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये देखिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में मैं जो कुछ बता रहा हूं ना, ये जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है, हमेशा आता है परीक्षा में। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, यह एक पुरातत्वविद थे, पुरातत्व वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। ये भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, पुरातत्व विभाग। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वो भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे और यह क्या थे, पुरातत्वविद थे, मतलब पुरातत्व वैज्ञानिक थे। और इन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले 1863 में
तमिलनाडु के पल्लवरम से एक पाषाण कालीन उपकरण खोजा था। भारत ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कोई पाषाण उपकरण खोजा गया था। और उस पाषाण उपकरण को कहां खोजा गया था? 1863 में खोजा गया था, तमिलनाडु के पल्लवरम में खोजा गया था पाषाण कालीन उपकरण। और उसके खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है। मतलब भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार कोई पाषाण उपकरण जो आदिमानव द्वारा यूज किया जाता था, वो उपकरण खोजा गया था रॉबर्ट ब्रूसफुट को के द्वारा। और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। भाई, ये प्रागैतिहासिक खोजों के जनक हैं, इन्होंने ही सबसे पहले खोज किया था। जनक किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? जो उत्पत्ति करता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक खोज किया था भाई। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में खोज करता है, ठीक है, लेकिन यह प्रागैतिहासिक खोजों के जनक है रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में आप पढ़िए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? देखिए, इनके बारे में जानकारी रखिएगा। ये प्रागैतिहासिक खोजों के जनक है क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले खोजा था। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या है? अरे वही भारतीय पुरातत्व विभाग जिस विभाग में कार्यरत थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, तभी तो खोज पाए। जब विभाग ही नहीं रहता तो खोजते कहां? तो हमें भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? या इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम वह पहले व्यक्ति थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे। और उसके पहले चेयरमैन थे, मतलब पहले महानिदेशक कौन थे भारतीय पुरातत्व विभाग के? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और ये पहले महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक खोजों के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि इन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और ये पहले महानिदेशक बने थे। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में बता दूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और इस समय कौन सा समय चल रहा है? 2023 चल रहा है। मतलब 160 साल हो गए, 160 साल हो गए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। 2011 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय पुरातत्व विभाग को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। आमतौर पर विभागों को समाप्त करने की जिम्मेदारी बाकी लोग लेते हैं, लेकिन 2011 में इस विभाग को समाप्त कर दिया गया। समाप्त नहीं किया, इसका विलय किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग को संस्कृति मंत्रालय के तहत रख दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग को कब? 2011 में। तो इसकी स्थापना का वर्ष भी याद रखिएगा। और 2011 में इसे समाप्त करके संस्कृति मंत्रालय के तहत रखा गया, मतलब इसका संस्कृति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। अरे, पुरातत्व सामग्री जो होती है, पुरातत्व जो जानकारी होती है ना, उस संस्कृति ही से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए 2011 में संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग को रख दिया गया। हम बेहतर जानकारी आप लोग को मिलेगी, घबराइए मत। महाराष्ट्र के बोरीवली, ये महाराष्ट्र का बोरीवली क्या है? मुझे पता है, सब लोग जानते हैं। बोरीवली घूमने वाले स्थल है। महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीवली है, जहां लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां बिताने जाते हैं। और सब लोग जानते हैं बोरीवली के बारे में, सबको पता है, ठीक है। यह घूमने वाला स्थल है, महाराष्ट्र में, बंबई में है बोरीवली। महाराष्ट्र का जो बोरीवली है वह भी एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पुराना पाषाण उपकरण खोजा गया था महाराष्ट्र के बोरीवली में। अब देखिए, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, भारत में सबसे पहला पाषाण उपकरण किसने खोजा था? 1863 में। कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में जो सबसे पहला पाषाण उपकरण खोजा गया था 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। यह पहला पाषाण उपकरण था, लेकिन वह उपकरण जो बहुत ही पुराना था, बहुत ज्यादा पुराना था, ये बात हो रही है। तो भारत में जो सबसे पुराना पाषाण उपकरण, मतलब
अब तक का सबसे पुराना पाषाण उपकरण था वह महाराष्ट्र के बोरीवली में खोजा गया है। महाराष्ट्र के बोरीवली में खोजा गया है, जो 14 लाख वर्ष पुराना था। मतलब यह जो पाषाण उपकरण है यह 14 लाख वर्ष पुराना है, महाराष्ट्र के बोरीवली में मिला है। पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के औजार जो आदिमानव यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे शिकार करने के लिए या आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थॉमसन महोदय की। ये थॉमसन महोदय कौन है? थॉमसन महोदय यह डेनमार्क में रहने वाले, डेनमार्क में यूरोपीय देश है डेनमार्क। ठीक है, वहां पर एक पुरातात्विक संग्रहालय है, कोपेनहेगन संग्रहालय। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है, कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। तो कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय है। ठीक है, और उसी के हेड थे थॉमसन महोदय। थॉमसन महोदय ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया। मतलब कोपेनहेगन संग्रहालय में थॉमसन महोदय कार्यरत थे डेनमार्क में, और उन्होंने ही सबसे पहले मानव सभ्यता का, मानव विकास का, मानव इतिहास का जो कालखंड है इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। ठीक है, तो पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगीन विभाजन किया। मतलब इन्होंने कहा कि एक जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाया करता था, फिर वह थोड़ा बहुत विकसित हुआ तो कांस्य के औजार बनाने लगा, फिर थोड़ा बहुत विकसित हुआ तो लोहे के औजार बनाने लगा। इस तरह से इन्होंने त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन महोदय। और कहां पर यह कार्यरत थे? यह कोपेनहेगन संग्रहालय में कार्यरत थे। ठीक है, तो परीक्षा में आता है प्रश्न कि पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो थॉमसन महोदय ने किया। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है, समय अवधि है, वो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी। मतलब आज से 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 बीसी तक का जो पूरा कालखंड है ये पूरा पाषाण काल है। मतलब मानव विकास, आदिमानव जो था एक लंबे समय तक अंधकार में रहा, मतलब पूरा पाषाण काल में रहा। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे वहां जो आधुनिकता आई है, हम लोग जो आधुनिक हुए हैं, मॉडर्न हुए हैं, ये अभी हुए हैं, अभी ही हुए हैं ना। अगर हम इतने बड़े कालखंड के बारे में आज से 25 लाख वर्ष की बात कर रहे हैं, 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक मनुष्य पत्थर तोड़ता था, पत्थर के ही औजार बनाता था भाई। मतलब थोड़ा बहुत विकसित नहीं हुआ। ठीक है, तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो कालखंड है पूरा पाषाण काल है। अच्छा, पूरा पाषाण काल की जो लक्षण है, विशेषता है, वह क्या है? मनुष्य क्या था भाई इस समय मनुष्य जो था आखेटक था। आखेटक मतलब क्या? शिकार करता था भाई। मनुष्य आखेटक एवं शिकारी था। भैया शिकार तो मनुष्य पूरा पाषाण काल में भी करता रहा है, मध्य पाषाण काल में भी करता रहा है, नव पाषाण काल में करता रहा है, लेकिन बाकी कालखंडों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता रहा। लेकिन पूरा पाषाण काल में पूरी तरह से आखेटक था, पूरी तरह से शिकारी था। ठीक है, मतलब किसी भी मतलब कि पशुओं को पालता भी नहीं था, सीधे किसी पशु को देखा तो वह मारकर खा गया। ठीक है, कच्चे ही खा जाता था। तो मनुष्य आखेटक व शिकारी था शुरुआती समय में। मनुष्य खाद्य संग्राहक भी था। मतलब खाद्य संग्राहक मतलब खाने वाली चीजों का संग्रह करता था भाई। जैसे मान लीजिए कोई बकरी है, बकरी को 4 आदमी मानो मिलकर बकरी को मारे, फिर मारने के बाद क्या करेंगे? मारने के बाद खाए, और खाने के बाद अगर कुछ चीज बच गई तो फिर उसका संग्रह करता था भाई, अगले दिन खा लेंगे। तो खाद्य संग्रह करता था। आदिमानव जो था केवल मांस बस नहीं खाता था, वह कंदमूल भी खाता था, फल फूल भी खाता था। तो कुछ खाता था, बचा रहता था तो उसको संग्रह भी करता था। तो मनुष्य खाद्य संग्राहक भी था, मतलब खाने वाली चीजों का संग्रह करने लगा था मनुष्य। पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पर सोचने वाली बात है, देखिए मनुष्य जो था वो पशुओं को मारकर खाता था, पशु को पालता नहीं था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालता ही नहीं था। मनुष्य पशुओं को पालना कब शुरू किया? मानव पशुओं को पालना कब शुरू किया? कब उसके अंदर संवेदना आई कि पशुओं को भी पालना चाहिए भाई, पालना चाहिए, उनको भी दाना पानी देना चाहिए।
तो उसके अंदर सेहत संवेदना कब विकसित हुई? मध्य पाषाण काल में। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का विकास हुआ, जिसके बारे में जब मैं मध्य पाषाण काल बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। बस यह जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्यों को पशुपालन का ज्ञान नहीं था, वो पशुपालन नहीं करते थे। आग का ज्ञान था, बताएं। एक बड़ी चीज आपको बताऊंगा, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अगर प्रश्न आता है कि आग की खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, तो आप तुरंत टिक करिएगा कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। मनुष्य आग का खोज कर लिया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं थी। आग की खोज मनुष्य कर लिया था, लेकिन वह आग से भयभीत होता था। उसे नहीं पता था ये बहुत काम की चीज है भाई, उसे नहीं पता था। उसे नहीं पता था इस आग से हम मांस को भूनकर खा सकते हैं, खाद्य सामग्री को भूनकर उबालकर खा सकते हैं। उसे ये नहीं पता था इस आग का प्रयोग हम जानवरों को दूर भगाने में कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इसके उपयोग की जानकारी मनुष्य को नहीं थी। अच्छा, आग का उपयोग कब करना शुरू किया? तो नव पाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे, आपको पता है ना कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे पशुओं को, जानवरों को मारने के लिए। दो रीजन भी हो सकता है, वो आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पाषाण काल में बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, बड़े बड़े हिंसक जानवर होते थे जो हिंसा करते थे। ठीक है, आदमखोर जानवर हुए होते थे। तो आदिमानव लोगों का भी कोई दोष नहीं था, वह उन जानवरों से बचने के लिए औजार बनाएंगे ना, हथियार बनाएंगे ना। ठीक है, तो वह आत्मरक्षा के लिए भी हथियार बनाते थे, पत्थरों के हथियार बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, साथ ही साथ शिकार करने के लिए भी औजार आवश्यक था। तो मनुष्य के जो औजार थे पूरा पाषाण काल में, वह मनुष्य के जो औजार थे वह स्फटिक के थे। स्फटिक और क्वार्टजाइट पत्थर के हुआ करते थे, स्फटिक और क्वार्टजाइट पत्थर के होते थे। ठीक है, यह पत्थरों का वर्गीकरण है, स्फटिक एवं क्वार्टजाइट पत्थर के औजार होते थे। अच्छा, मनुष्य के जो औजार होते थे, पत्थरों के होते थे, वह धारदार थे, उस पर सल्क निकला होता था, मतलब चोखदार थे, धारदार थे। ठीक है, ऐसे करके होते थे। ठीक है, तो सल्क निकला होता था, इसीलिए इसे फलक कहा गया है। और इसीलिए पाषाण काल के औजारों में जो सल्क और ब्लेड निकला होता था पत्थरों पर, इसीलिए इसको फलक कहा गया है। और इसीलिए पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक संस्कृति इसीलिए कहते हैं कि पाषाण काल के जो औजार थे वह नुकीले थे, चौकदार थे, सल्क निकला होता था, ब्लेड निकला होता था, इसीलिए पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ उपकरण स्थल के बारे में आपको बताएंगे। उपकरण स्थल मतलब कैसा उपकरण? वही पत्थर के ही उपकरण भाई, पत्थर के ही उपकरण। जहां पूरा पाषाण काल के उपकरण की बात हो तो भाई उपकरण कैसे बनेगा? बाकी धातु थोड़ी था, पीतल, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब धातु था ही नहीं। उनके पास ले देकर पत्थर थे, तो पत्थर के ही उपकरण बना लें, जो भी बनाना हो उनके पास। ठीक है, तो उपकरण स्थल मतलब कि वह एक ऐसा स्थल, पाषाण कालीन एक ऐसे स्थल जहां से पत्थर के औजार मिले हों। तो देखिए, मद्रास का आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई है। ठीक है, मद्रास का आधुनिक नाम जो है चेन्नई है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। तो मद्रास से क्या मिला है? हैंडक्स उपकरण मिले हैं। हैंडक्स उपकरण कहां से मिले हैं? मद्रास से मिले हैं हैंडक्स उपकरण। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। हैंडक्स उपकरण क्या होता है? हैंड मतलब हाथ, हैंडक्स उपकरण मतलब वह औजार, आदिमानव का वह औजार जिसको चलाने के लिए वह अपने हाथों का प्रयोग करता था। ठीक है, तो मद्रास में जो उपकरण मिला है वह हैंडक्स उपकरण मिला है, मतलब एक ऐसा उपकरण जो हाथों का प्रयोग द्वारा उपकरण बनाया जाता था। तो वो एक उपकरण है हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब क्या? कुल्हाड़ी। हस्तकुठार यह तत्सम शब्द है। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी, हाथ से चलाए जाने वाला कुठार मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, गणासा, तो यह पत्थर के हैं, यह सब क्या बोलते हैं, लोहे के नहीं है। ठीक है, तो मद्रास से हैंडक्स उपकरण मिला है, मतलब हस्तकुठार और गणासा आदि मिला है। सोहन नदी घाटी से भी पाषाण के उपकरण मिले हैं। ये सोहन नदी घाटी कहाँ है? यह आपका पाकिस्तान में है इस समय। ठीक है, सोहन नदी घाटी से पाषाण के उपकरण मिले हैं। और सोहन नदी घाटी से जो उपकरण मिले हैं उसकी वेराइटी को क्या कहा जाता है? तो चापर चापिंग उपकरण। इसकी वेराइटी को क्या कहा जाता है? चापर चापिंग उपकरण। एक और उपकरण स्थल है अतीरपक्कम।
यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अतिरपक्कम भी एक उपकरण स्थल है, यह भी एक पाषाण कालीन उपकरण यहाँ खोजा गया था अतिरपक्कम से। यह आपका तमिलनाडु में है, यह भी आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर पत्थर की कुल्हाड़ी की खोज हुई थी, मतलब कुल्हाड़ी की खोज हुई थी अतिरपक्कम से, तमिलनाडु से। और यह कुल्हाड़ी किसने खोजा था? विलियम किंग ने खोजा था। विलियम किंग, यह भी पुरातत्वविद थे। तो विलियम किंग ने अतिरपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी की खोज किया था। ये विलियम किंग कौन है? तो विलियम किंग आपको बता दूं, रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में आपको बताया था ना। रुकिए, यही है ना रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के ये मित्र थे भाई, लंगोटिया यार थे विलियम किंग। ठीक है, तो विलियम किंग रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे और इन्होंने प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी की खोज की थी। कहां से? अतिरपक्कम से। अतिरपक्कम कहां है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यह सभी उपकरण स्थल हैं जहां से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। एक स्थल है हथनोरा। हथनोरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह हथनोरा जो है यह कहां है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। क्या है हथनोरा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनोरा है। हथनोरा से क्या मिला है जो इसका इतना नाम है? तो यहां से मानव खोपड़ी मिली है। मानव खोपड़ी एवं कंकाल का साक्ष्य मिला है हथनोरा से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हथनोरा से क्या मिला है? मानव खोपड़ी एवं कंकाल का साक्ष्य। यह भी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे कई प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, एक ही लाइन में कई प्रश्न आपके हो सकते हैं कि होशंगाबाद की हथनोरा कहाँ है? तो होशंगाबाद किस जिला में है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। यहां से क्या मिला है? मानव खोपड़ी एवं कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। एक स्थल भीमबेटका। भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलत करते हैं। भीमबेटका जो है वह है कहाँ? यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, अगली बार लिख दूंगा। यह भीमबेटका जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस जिला में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। लिख लीजिएगा, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। ठीक है, तो उस भीमबेटका के बारे में बताऊं। भीमबेटका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा पाषाण काल का जितना स्थल है, मैं पूरा केवल सभी पाषाण काल के स्थल की बात करूंगा। पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जितने भी स्थल हैं पाषाण कालीन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वह भीमबेटका है। ठीक है, ये इतना महत्व यह रखता है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भीमबेटका को। अच्छा, भीमबेटका का नाम भीमबेटका, इसका नाम कैसे पड़ा? महाभारत काल में ऐसा माना जाता है कि महाबली भीम यहां पर आए थे भीमबेटका में, और यहां पर उन्होंने क्या किया था? विश्राम किया था। इसीलिए स्थानीय लोगों ने इसका नाम भीमबेटका रख दिया। 1958 में बीएस वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और 1958 में बीएस वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अच्छा, भीमबेटका इतना नाम क्या है? भीमबेटका में क्या है? तो भीमबेटका में गुफा है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा वो बहुत ज्यादा फेमस गुफा है। इसमें क्या है? इस गुफा में पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। अब देखिए, पत्थरों पर चित्रकारी आदिमानव करते थे, और किस कालखंड के आदिमानव करते थे? पूरा पाषाण काल के आदिमानव पत्थर पर चित्रकारी करते थे, जिसे शैल चित्र बोलते हैं। शैल मतलब पत्थर, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। मतलब आदिमानव के पास इतना खाली समय मिल जाता था, वो आखेट भी कर लेते थे, शिकार भी कर लेते थे, खेलकूद भी कर लेते थे, और जब खाली समय होता था चित्रकारी भी करते थे। ठीक है, और भीमबेटका की गुफा। अच्छा, आप ये बताएं, कोई व्यक्ति एक जगह, एक घर में कोई व्यक्ति कितने साल तक कोई पीढ़ी रहेगी? 100, 200, 250, 300, 400? एक घर में कोई घर कितना पुराना हो सकता है? 200, 400, 500, इतना ही होता है। अब देखिए, भीमबेटका की गुफा जो होती थी यह आश्रय स्थल था, आदिमानव का आश्रय स्थल था, और पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक मनुष्य यहाँ पर रहा करता था।
मतलब पूरा पाषाण काल में भी लोग भीमबेटका की गुफाओं में अपना आशियाना बनाकर रहते थे, उस पर शैल चित्र बनाते थे, पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। मध्य पाषाण काल में भी लोग रहते थे, पत्थरों पर चित्रकारी करते थे, ठीक है। और नव पाषाण काल में भी लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान था भीमबेटका की गुफा, जहां आदिमानव रहा करते थे और खाली समय में शैल पर चित्रकारी करते थे, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी करते थे। मतलब इन सभी पीरियड को देखा जाए तो लगभग आज से 25 लाख, मतलब कि लगभग यह आप मानकर चलिए कि 24.5 लाख, क्या मानो अब आप बस यही 25 लाख में से 8-10 हजार वर्ष घटा लीजिए, ठीक है। बस उतने काल तक छोड़कर भीमबेटका की गुफा एक लंबे अवधि तक, लाखों वर्षों तक मानव के निवास का स्थान रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो शैलचित्र मिले हैं, पत्थरों की चित्रकारी मिली है, तीनों कालों की चित्रकारी यहाँ से भीमबेटका की गुफा से मिली है। अच्छा, तीनों कालों की चित्रकारी भीमबेटका की गुफा से मिली है। तीनों काल खंड के औजार कहां से मिले हैं? मतलब कोई एक ऐसा स्थल जहां से पूरा पाषाण काल का भी औजार मिल गया, मध्य पाषाण काल का भी औजार हथियार मिल गया और नव पाषाण काल के भी औजार और हथियार मिल गए, वह है मिर्जापुर। मिर्जापुर तो जो लोग नहीं जानते थे वह भी लोग जानते होंगे मिर्जापुर को, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों का औजार प्राप्त हुआ है। तीनों काल के औजार मिले हैं मिर्जापुर से, ठीक है। तीनों काल की चित्रकारी, शैल चित्रकारी भीमबेटका से, तीनों काल के औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तीनों काल के क्या बोलते हैं, औजार मिले हैं, ठीक है। अच्छा, मिर्जापुर में एक बेलन नदी है, बेलन नदी छोटी नदी है मिर्जापुर में। तो यहाँ की बेलन नदी घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और यह जो प्रतिमा है यह पूरा पाषाण कालीन है। एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं या सोचिए, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखिए। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी आ जाते हैं जिनके, देखिए बुद्धिजीवी कौन बनता है आज, देखिए बुद्धिजीवी कौन है, जिनकी बुद्धि में जीव घुस गया है, बैक्टीरिया घुस गया है, वो लोग बुद्धिजीवी हो जाते हैं। और वह बिना तर्क का तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे और उसके आधार पर अपने आप को बुद्धिजीवी, बहुत ज्यादा मॉडर्न बताने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म सोचिए, सनातन धर्म में मातृ देवी की पूजा होती है, ठीक है। बस उसका धीरे 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 रूप बदलता गया। जैसे शिव के प्रारंभिक रूप जो हैं वही पशुपति हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो अभी थोड़ी नई सभ्यता थी, लेकिन पूरा पाषाण काल, यार आज से 25 लाख वर्ष पहले मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और वह प्रतिमा जो है वह अस्थि निर्मित है, हड्डियों की प्रतिमा है। मेरी सभी बातों को भूल जाइएगा, आज के लेक्चर में यह बातें आप ध्यान रखिएगा। आज से 25 लाख वर्ष पहले मातृ देवी की प्रतिमा की पूजा होती थी और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यह जो प्रतिमा है अस्थि निर्मित है, मतलब हड्डियों की प्रतिमा है, जो क्या है, पूरा पाषाण कालीन है। नौ पाषाण कालीन भी नहीं, मध्य पाषाण कालीन भी नहीं, सीधे सीधे पूरा पाषाण कालीन प्रतिमा है जो मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी में मिली है। अब आप समझ सकते हैं सनातन कितना पुराना है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हम लोगों ने देख लिया। मध्य पाषाण काल मैं जो पढ़ा दूंगा, जो बता दूंगा, अगर मैंने आज पूरा पाषाण काल बताया है तो गारंटी लेकर बोलता हूं, अगर पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य पाषाण काल के बारे में देखिए। मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि है वह 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी, अब 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का कालखंड जो है मध्य पाषाण काल कहलाता है। ये कालखंड में अगर कंफ्यूजन आपको होता होगा तो उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस लिख दिया हो, ठीक है। अच्छा, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ पीरियड भी बोला जाता है, मेसोलिथ काल भी कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है, मेसोलिथ पीरियड, मेसोलिथ पीरियड या मेसोलिथ काल, मेसोलिथ युग कहा जाता है। तो इसीलिए यहां पर मेसोलिथ युग लिख दिया हूं, ताकि एक बार और आपका रिपीट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। मेसोलिथ युग में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य सबसे पहले पशुओं को पालना कब शुरू किया था, तो मध्य पाषाण काल में। मतलब पूरा पाषाण काल में कोई जानवर दिखा
खाने लायक है तो खा गए मारकर पीटकर, ठीक है। उनके अंदर संवेदना नहीं थी, उनको भूख मिटाना था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य क्या है, एक ऐसा समय आया जब वह उसके अंदर संवेदना आई, उनके उसके अंदर भी दया आया, प्रेम आया, तो उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। लेकिन मनुष्य जब पालतू बनाया तो शेर को नहीं बनाया, तेंदुआ को नहीं बनाया, मगरमच्छ को नहीं बनाया, वह अहिंसक जानवर को पालतू बनाया। मतलब वह जानवर जो शाकाहारी हो, उसी जानवर को मनुष्यों ने पालतू बनाया, ठीक है। शाकाहारी हो या हिंसक न हो, ठीक है, उन जानवरों को ही मनुष्यों ने सबसे पहले पालतू बनाया, ठीक है। ठीक है, हिंसक जानवरों को नहीं बनाया। तो मेसोलिथिक युग में ही सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मनुष्य पशुओं के करीब आया, उन्हें पाला, मतलब गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को, कुत्ता को मनुष्य क्या है, पालतू बनाया, ठीक है। और सबसे पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। मतलब कुत्ता वह पशु था जो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया था, क्योंकि यह क्या है, आदमी के प्रति वफादार होता है। अच्छा, आदमी के प्रति वफादार या आदमी से, मानव जाति से बहुत ही संवेदना के साथ कौन सा जीव जुड़ा रहता है। मैं कुछ प्राणियों के नाम आप लोगों को बताता हूं जिनके अंदर बहुत संवेदना होती है, वह मनुष्यों में घुलना मिलना पसंद करते हैं। एक है कुत्ता है, फिर हाथी भी है, ध्यान रखिएगा, हाथी है, फिर डॉल्फिन है। ये 2-3 ऐसे जानवर है ना जो अगर आप थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत कर लेंगे, अगर उन्हें आप प्यार देंगे ना, तो वह भी आपसे प्रेम करेंगे और आपसे भावात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। तो हाथी भी बहुत भावुक जानवर है, आप ध्यान रखिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हाथी भी बहुत ज्यादा भावुक है, हाथी और डॉल्फिन को तो मस्ती करते हुए आप लोगों ने कई सारे वीडियोज में देखा होगा। तो क्या है, मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। जैसा कि हमने बताया कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार होते थे। शुरुआती समय मनुष्य बहुत कुछ नहीं समझ पाता था, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे औजार बनने लगे। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार बनने लगे, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे नुकीले औजार बनने लगे, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया, सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा गया। सूक्ष्म पाषाण उपकरण मतलब माइक्रोलिथ। इन छोटे पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ नाम दिया गया था। देखिए, जब किसी सभ्यता में जब विकास होता है, किसी तकनीकी में विकास होता है, तो उसका आकार छोटा होता है। आप जानते हैं कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो इस समय मेमोरी बहुत नाखून के बराबर मेमोरी आती है जो कई कई टेराबाइट की होती है। अब आप समझ सकते हैं 1 MB का फ्लॉपी डिस्क आता था और पूरे रूम के बराबर होता था 1 MB का। जैसे जैसे आजकल तो नैनो टाइप के उपग्रह चल रहे हैं। 4 इंच का उपग्रह अभी हमारे देश ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। 2 इंच का, 1 इंच का भी उपग्रह लॉन्च होते हैं। तो ये सब क्या है, तकनीकी का विकास है। जब तकनीकी का विकास होगा तो उस गुणवत्ता बढ़ेगी और आकार छोटा होता है उपकरण का, ठीक है। तो माइक्रोलिथ जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरण है जो मध्य पाषाण काल की देन है। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। हमने बताया कि पशुपालन का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन स्थलों के बारे में देखें, मध्य पाषाण काल के 2 पशुपालन स्थल हैं, एक बागोर है और एक आदमगढ़ है। बागोर और आदमगढ़ यह पशुपालन स्थल है। मतलब यहां से सबसे पहले यह जानकारी मिला कि यहां पर पशुओं को पाला जाता, मतलब कि मध्य पाषाण काल के ये दोनों स्थल हैं जहां से पशुओं को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बागोर जो है कहाँ है, राजस्थान में है। और आदमगढ़ जो है वह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। देखिए, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है और बागोर जो है राजस्थान में। यहाँ पर बागोर में जो पशुपालन का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला है वो 5000 BC का मिला है, ठीक है। आदमगढ़ सबसे पहले, अगर इन दोनों स्थलों के बारे में देखा जाए तो इन दोनों स्थलों में सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आदमगढ़ से हुआ। आदमगढ़ से ही पशुपालन का सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ये दोनों जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहां से पशुपालन का विकास हुआ था। लेखैया शिलाश्रय, ये लेखैया शिलाश्रय कहाँ है? लेखैया शिलाश्रय जो है ये आपका प्रयागराज में है। प्रयागराज जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, हालांकि इलाहाबाद से भी पूर्व नाम
प्रयागराज था, ये प्रयागराज से इलाहाबाद अकबर के समय में हो गया और अब जाकर अब इसका नाम पुनः प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज में लेखैया शिलाश्रय है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं, सबसे ज्यादा मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लेखैया शिलाश्रय से। और यह स्थान कहाँ है? प्रयागराज में यह स्थान है। यहाँ से 17 मानव कंकाल मिला है एक ही जगह पर। प्रयागराज के लेखैया में एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यह लेखैया प्रयागराज में है। प्रयागराज में एक जगह है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो भी प्रयागराज में जगह है जहां मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मतलब मिट्टी के बर्तन का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है? तो चौपानी मांडो से मिला है। यह चौपानी मांडो कहां है? यह भी आपका प्रयागराज में है। तो दो स्थल प्रयागराज में प्रसिद्ध हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं, एक लेखैया और एक चौपानी मांडो। लेखैया शिलाश्रय जहां से 17 मानव कंकाल मिले हैं, चौपानी मांडो जहां से मिट्टी के बर्तन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल प्रतापगढ़। अच्छा, कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश जनपद में जो पुरातात्विक जानकारियां रखते हैं, पुरातात्विक भंडार जहां पर है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश का जनपद है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल 3 स्थल हैं और ये तीनों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और यहां से प्रश्न आता है, देखिए प्रतापगढ़ में एक स्थल है सराय नाहर राय, एक स्थल है महदहा और एक है दमदमा। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा ये तीनों ही मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जो प्रतापगढ़ में हैं। सराय नाहर राय से क्या मिला है? यहाँ पर युद्धों का साक्ष्य मिला है, मतलब युद्धों का साक्ष्य और 4 नर कंकाल मिले हैं। मतलब सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ पर ये साक्ष्य युद्धों का साक्ष्य। युद्धों का साक्ष्य का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे हड्डियों के ढांचे मिले हैं जो अस्त व्यस्त हैं और एक साथ कई हड्डियां हैं, कई कंकाल हैं। मतलब यह अनुमान लगाया गया कि 2 गुटों में मारपीट, हत्या आदि हुआ था, ठीक है। और एकदम मतलब कि एक भीषण युद्ध हुआ था 2 गुटों में। तो इसीलिए यहाँ पर 4 नर कंकाल मिले हैं, 4 नर कंकाल मिले हैं। युद्धों के साक्ष्य की जानकारी में होती है क्योंकि जैसे कंकाल भी मिले हैं और कंकाल के आसपास हथियार भी हैं, मतलब पाषाण के उपकरण भी है, जिससे अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा कि एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो यहाँ पर युद्धों का साक्ष्य सराय नाहर राय से मिला है जहां पर 4 नर कंकाल भी मिले हैं। अब प्रतापगढ़ का एक स्थल महदहा है। महदहा में क्या मिला है? मृग श्रृंग का छल्ला मिला है। मृग श्रृंग का छल्ला। मृग श्रृंग, मृग मतलब हिरण, श्रृंग मतलब उसका सिंह। तो हिरण के सिंह का छल्ला मिला है, छल्ला, ठीक है। कान में पहनने वाला छल्ला, ठीक है। नाक और कान में पहनने वाला छल्ला, ठीक है। तो हिरण के सिंह का छल्ला मतलब मृग सिंह का छल्ला मिला है और हड्डियों का आभूषण मिला है। कहां से? महदहा से। मृग सिंह का छल्ला और हड्डियों का आभूषण, मतलब दोनों आभूषण ही महदहा से मिले हैं। और साथ ही साथ युगल सौधान मिले हैं। युगल मतलब जोड़ा, मादा या नर का नहीं, नर और मादा। जब बात आवे युगल, तो युगल का मतलब नर और मादा का जोड़ा ही युगल होता है। तो युगल सौधान यहां से मिले हैं, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? महदहा से मिले हैं। मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ मरे हुए हैं, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? महदहा से। मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, युगल सौधान मिला है। तो मृग सिंह की छल्ला मिली है और हड्डियों का आभूषण मिला है, ठीक है। दमदमा से क्या मिला है? दमदमा से 3 नर कंकाल मिले हैं। दमदमा से एक ही जगह पर 3 नर कंकाल, यहां से युगल मिला है स्त्री पुरुष और यहां से 3 नर कंकाल मिले हैं, 3 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है। और देखिए, और यहां से 3 नर कंकाल मिले हैं और साथ ही साथ 5 युगल सौधान मिले हैं, मतलब 5 जोड़े मिले हैं स्त्री पुरुष के जो एक साथ दफनाए गए हैं, 5 जोड़े। तो 5 युगल सौधान मिले हैं और 3 नर कंकाल मिले हैं दमदमा से। ऐसे आप समझ सकते हैं कि दमदमा में क्या होता था? दमदमा में 3-5 का कार्य होता था। तो 3 नर कंकाल मिले हैं और 5 युगल सौधान मिले हैं, ऐसे, ठीक है। तो यह देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, इसे आप ध्यान रखिएगा।
अब हम नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। नव पाषाण काल का जो समय अवधि है वो 10,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ था? नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए बता दे रहा हूं कि नव पाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि का प्रारंभ हुआ था, मतलब कृषि करना शुरू हुआ। मतलब सबसे पहले आदिमानवों ने क्या किया? आदिमानव लोगों ने कहा भाई चलो भाई हम लोग आखेट करके शिकार करके पशुओं के पीछे भागकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, अब कृषि करेंगे। तो कृषि का जो प्रारंभ हुआ था वह नव पाषाण काल में हुआ था। अस्थायी जीवन का प्रारंभ भी हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आग के उपयोग की जानकारी भी हो गई थी। मतलब आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसके उपयोग की जानकारी नहीं थी। ठीक है, देखिए नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था, मतलब कृषि का विकास हुआ था। और कौन कौन सी फसलें बोई गई, उगाई गई? गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि की खेती होती थी। अस्थायी जीवन का प्रारंभ। अच्छा एक बात बताइए, जब कृषि का प्रारंभ, किसानी का प्रारंभ, खेती का प्रारंभ नव पाषाण काल में होने लगा, मनुष्य खेती करने लगा। भैया खेती खानाबदोश बनकर थोड़ी होती है कि आज खेती करो कल उधर चल जाओ उधर चल जाओ। पूरा पाषाण काल में तो मनुष्य एक जगह रहता था कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मतलब कि पशुओं की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अस्थायी जीवन नहीं रहता था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, मतलब खानाबदोश की तरह रहता था मनुष्य। लेकिन नव पाषाण काल में खेती करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। तो भाई खेती अगर कोई व्यक्ति करेगा तो एक जगह रहना पड़ेगा ना। बीज बो दिया और फिर निकल गया। बीज बोएगा तो उसमें पानी डालनी पड़ेगी, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, उसकी सुहनी करनी पड़ेगी, मढ़ाई करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कई सारा है। मतलब अगर धान या गेहूं अगर आप बोते हैं तो लगभग 3 से 4 माह आपको कठिन परिश्रम करना होता है ना खेतों में। तो वही बात है, जब परिश्रम करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा, तो अस्थायी जीवन का प्रारंभ भी हो गया। मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा। ठीक है, आग के उपयोग की जानकारी मनुष्य हो गई। मतलब अब मनुष्य जान गया भैया इस आग का प्रयोग हम मांस को भूनने में भी कर सकते हैं, खाना पकाने में कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में कर सकते हैं, जानवरों को भगाने में कर सकते हैं। आग बहुत उपयोगी चीज है, इसकी जानकारी नव पाषाण काल में मनुष्य को हो गई। ठीक है, एक जरूरी खोज नव पाषाण काल में हुई थी, पहिए का उपयोग। पहिया, पहिए का आविष्कार जो हुआ था नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। एक सूत्र आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आप। देखिए नव कृपा, नव कृपा, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था तथा पा मतलब पहिया। ठीक है, तो नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था, तो नव कृपा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ था। गेहूं, जौ, चावल, मक्का आदि की खेती हुई थी। अस्थायी जीवन का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ था। आग के उपयोग की जानकारी मनुष्य को हो गई थी। पहिए का उपयोग की जानकारी हो गई थी। पहिए का आविष्कार हो चुका था। साथ ही साथ कुंभकारी भी आ गया था। मतलब सबसे पहले मनुष्य ने जो मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया था वो नव पाषाण काल में ही शुरू किया गया था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते हैं, लेकिन नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, क्योंकि नव पाषाण काल में ही कुंभकारी आई थी। ठीक है, लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहां एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला फसल जो उगाया गया था, मतलब वह फसल जो सबसे पहले उगा, वह फसल कौन सी थी? जौ। जौ सबसे पहले उगने वाली फसल थी। लेकिन जौ का प्रयोग आदिमानव या बाकी लोग क्या करते थे? खाने के लिए नहीं करते थे। ठीक है, वो नहीं जानते थे कि इसे खाया भी जा सकता है। ठीक है, खाया जाने वाला जो सबसे पहला फसल था वो था गेहूं। ठीक है, आदिमानव के औजार जो थे स्लेट पत्थर के होते थे। मैं नव पाषाण काल के बारे में बता रहा हूं। देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में हमने बताया था कि आदिमानव के जो औजार होते थे क्वार्ट जाइंट पत्थर के होते थे, लेकिन नव पाषाण काल में जो आदिमानव के औजार होते थे वह स्लेट पत्थर के होते थे, स्लेट पत्थर के होते थे। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब इसके तहत देखेंगे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य LMK। मैं सूत्र बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है? लोहरादेव से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, कुलडीहवा से मिला है। बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं। भैया अब कंफ्यूज मत होना,
यह सूत्र याद कर लो, LMK, ठीक है। मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है कृषि का? लुहरादेव से। फिर एम्स मतलब मेहरगढ़ से, फिर कुलडीहवा से। लुहरादेव यहाँ पर कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। खेती करने का प्राचीन साक्ष्य लुहरादेव से मिला है। वह साक्ष्य कितना पुराना है? 8000 BC, मतलब 8000 साल पहले लोग खेती करते थे। इसका साक्ष्य लुहरादेव से मिला है। लुहरादेव कहाँ है? संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लुहरादेव है। उसके बाद मेहरगढ़। मेहरगढ़ तो बहुत ही चर्चित स्थल है, आप जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल मेहरगढ़ से मिले हैं, और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के भी स्थल, पुरा पाषाण काल नहीं, नव पाषाण काल के स्थल भी मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो 7000 BC का है, 7000 BC का। और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। फिर कुलडीहवा, फिर आपका सबसे लास्ट में जो आएगा आपका कुलडीहवा। कुलडीहवा आएगा। कुलडीहवा जो है यहाँ पर कृषि का जो साक्ष्य है वो लगभग 6500 साल पहले है, और यह जो स्थल है कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो यह जो आपके कृषि के प्राचीनतम स्थल है यह कहाँ है, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इनका क्रम क्या है यह भी ध्यान रखिएगा। आप बिहार की परीक्षा देने जा रहे हैं और न भी देने जाते तो एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, चिराद। चिराद आपका नव पाषाणकालीन स्थल है, और यह जो स्थल है यह बिहार में है। बिहार में किस जिला में है? सारण जिला में। बिहार के सारण जिला में चिराद नाम का नव पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से क्या मिला है? हड्डियों का औजार मिला है, हड्डियों का औजार मिला है, ठीक है। 50% ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यह प्रश्न आ सकता है। यह बार बार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में बिहार वाले में पूछता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर यह नोट्स आप लोग को डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नव पाषाणकालीन स्थल। अब हम लोग नव पाषाणकालीन स्थलों के बारे में देखेंगे। देखिए, नव पाषाणकालीन स्थल कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में 2 नव पाषाणकालीन स्थल हैं। नव पाषाणकालीन स्थल है कश्मीर में 2, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा नाम रहता है और वहां से प्रश्न आते हैं। 2 स्थल हैं नव पाषाणकालीन स्थल, एक आपका बुर्जहोम है और दूसरा आपका गुफकराल है। एक स्थल बुर्जहोम और दूसरा गुफकराल, यह दोनों जो स्थल हैं यह नव पाषाणकालीन स्थल हैं और दोनों कश्मीर में हैं। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? जन्म स्थान। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान, जन्म स्थान इसका शाब्दिक अर्थ है। अब न जाने इसका शाब्दिक अर्थ क्यों रखा गया बुर्जहोम, मतलब बुर्जहोम का मतलब है कि मतलब वहां के स्थानीय भाषा में इसका नाम जन्म स्थान है, ये समझ लीजिए कश्मीरी भाषा में, ठीक है। ये बुर्जहोम से क्या मिला? यहाँ पर से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। मतलब गर्त निवास मतलब गड्ढे के नीचे निवास करना, ग्राउंड फ्लोर होता है ना, तो वैसे ही आदिमानव जो लोग थे वह भी गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। तो गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य भी मिला है, मतलब शिकार और मछली पालन के साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिले हैं। और बुर्जहोम में ही कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी कब्र में एक कुत्ता भी दफनाया गया है, मतलब व्यक्ति के कब्र में कुत्ता भी दफनाया गया है, मतलब जो भी वहां पर मरा होगा उसका जो बहुत ही प्यारा कुत्ता रहा होगा तो उसे भी दफना दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि कहां पर व्यक्ति एक मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिला है बुर्जहोम से। अब जो दूसरा स्थल है आपका गुफकराल। गुफकराल, गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा इसका शाब्दिक अर्थ है। गुफकराल से क्या साक्ष्य मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यह दोनों बातें आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति। अच्छा, महापाषाण संस्कृति क्या है? आपको पता है ना कि जब कोई मनुष्य मान लीजिए पाषाण काल में मरता था तो उसे दफनाया जाता था, लेकिन दफनाने के बाद उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट किया जाता था। और सजावट कैसे होता था? पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थर उसकी कब्र के आसपास रखे जाते थे। कुछ पत्थर कब्र के, जैसे मान लीजिए एक ऐसे मान लीजिए ये कब्र है तो कुछ एक जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर यहाँ पर रख दिया जाता था,
ठीक है। या फिर एक ऐसा कब्र है जिसके आसपास छोटे छोटे पत्थर रखे जाते थे। फिर एक ऐसा कब्र है कि बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। ये सब क्या था? ये महापाषाणी संस्कृति थी। मतलब कब्र के ऊपर या इसके अगल बगल बड़े बड़े पत्थर को सजाने की जो तकनीक थी, इसे ही महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो ये देखो महापाषाण संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा स्थल है संगम कल्लू। संगम कल्लू में महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ संगम कल्लू में राख का ढेर मिला है। राख का ढेर मिला है मतलब एक ही जगह पर राख का पर्याप्त ढेर मिला है। मतलब यह अनुमान लगाया गया हो सकता है कि कहीं वहां पर आग लग गया हो या फिर वहां पर राख का ढेर एक लंबे समय तक इकट्ठा किया गया हो। जैसे आप लोग गाँव आदि में रहते हैं तो आपको पता है कि गाँव में घारी होता है। जैसे मान लीजिए जो भी गाय बैल लोग पालते हैं तो अगर वह कचरा करती हैं, मतलब कि गोबर करती हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं किसान, एक जगह पर ला कर रख देते हैं। या फिर जो भी अंगीठी में जो भी कुछ राख निकलता है उसको एक जगह रखा जाता है, तो उसे घारी या घाड़ा आदि कहा जाता है। तो वो सब क्या है? राख का ढेर है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक लंबे समय तक यहाँ पर राखों को रखा जाता था, इसीलिए यहाँ पर राख का ढेर मिला। कहाँ से? संगम कल्लू से। साथ ही साथ यहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब संगम कल्लू से राख का ढेर एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं संगम कल्लू से, ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो जितने भी महापाषाण संस्कृति हैं कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कुछ महापाषाण संस्कृति हैं, जैसे एक है मास्की, फिर ब्रह्मगिरी, संगम कल्लू और पिपलीहर। यही 4 महापाषाण संस्कृति हैं जो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। और यह जो विशेषता हमने बताया है, यह संगम कल्लू के बारे में बताया है, जहां से राख का ढेर और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लौह युगीन साक्ष्य, मतलब लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं, लौह युगीन साक्ष्य कहां से मिले हैं, वह हम आप लोगों को देखना होगा अच्छे से। देखिए 3 साक्ष्य हैं। एक एटा जिला में मिला है, दूसरा हस्तिनापुर में मिला है, तीसरा पुराना किला दिल्ली में मिला है। ये आपका पुराना किला दिल्ली, ठीक है। तो 3 जगह लौह युगीन साक्ष्य मिले हैं, मतलब लोहे के औजार हथियार या लोहे के उपयोग की जानकारी मिली है। एक आपका एटा में है, मतलब एटा की अतरंजी खेड़ा में यह पहला साक्ष्य है। मतलब लोहे के उपयोग का पहला साक्ष्य कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अतरंजी खेड़ा में मिला है। यह लौह युगीन प्रथम साक्ष्य है। उसके अलावा हस्तिनापुर, दिल्ली के आसपास हस्तिनापुर है, तो वहां से भी लौह युगीन साक्ष्य मिला है। फिर दिल्ली में पुराना किला है, यहां से भी लौह युगीन साक्ष्य मिला है। तो ये तीनों स्थल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर लौह युगीन साक्ष्य मिले हैं। मृदभांडों के बारे में पढ़ेंगे। मृदभांडों का वर्गीकरण। मृदभांड मतलब मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन का वर्गीकरण। मतलब समय के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बदलते गए, ठीक है। आज भी मिट्टी का बर्तन यूज होता है, ठीक है। और मिट्टी का बर्तन पूरा नवपाषाण काल में भी यूज होता था, ठीक है। तो मृदभांडों का वर्गीकरण, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से सजाया गया, उसमें क्वालिटी डेवलप की गई, ठीक है। तो मृदभांडों का वर्गीकरण। तो पहला मृदभांड जो था यह आपका लाल एवं काला मृदभांड, लाल एवं काला मृदभांड, जो कहां से हड़प्पा सभ्यता में, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह लाल और काले मृदभांड होते थे। मतलब यह जो भी मिट्टी का बर्तन होता था हड़प्पा काल में वह लाल और काले रंग से रंगा जाता था। मतलब पूरा मिट्टी का बर्तन लाल रंग का था, ध्यान रखिएगा। पूरा मिट्टी का बर्तन जो था वह लाल रंग का होता था हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन इसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी, जैसे अभी मारुति तो पेंट है तो बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यह मान लीजिए यह आपका हड़प्पा सभ्यता में ये क्या था, यह आपका घड़ा है, ठीक है। जो ये आपका लाल रंग में है, लाल रंग में घड़ा होता था। और इसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वो कैसे की जाती थी? काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन को लाल एवं काला मृदभांड कहा गया है। ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे लाल रंग के होते थे, लेकिन इसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी। इसे ही लाल एवं काला मृदभांड कहा जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता में फेमस था, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल में कैसे मिट्टी के बर्तन होते थे? ऋग्वैदिक काल के जो मिट्टी के बर्तन होते थे गिरवे रंग के होते थे, गिरवे रंग के होते थे, केसरिया रंग के होते थे, ठीक है। उसे गैरिक मृदभांड कहा गया है, ठीक है, गैरिक मृदभांड कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे कैसे होते थे? चित्र धूसर मृदभांड, चित्र धूसर मृदभांड। मतलब उस काल में
मतलब मिट्टी के बर्तन पे थोड़ी बहुत चित्रकारी की जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसे चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, और महाजनपद काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसे उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड कहा जाता है। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड कहा जाता है। इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इसे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल क्या है, सनातन धर्म का प्रारंभ हो रहा था तो गिरवे रंग के मृदभांड चलने लगे। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सब आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मृदभांडों संबंधित यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। इसे आप अपना ये सब क्लियर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यह आपको नोट्स में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप पूरा नोट्स चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री का, बेस्ट जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। केवल 399 रुपए में पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट कोर्स आप लोग को कराया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल, भैया बताइए ताम्रपाषाण काल के बारे में आप लोग को बताऊं। ताम्रपाषाण काल के बारे में हमने आपको बताया था कि मनुष्य सबसे पहले क्या पत्थरों का प्रयोग करता था, पाषाण मतलब पत्थर, लेकिन धीरे धीरे जब वह तांबे की खोज होने लगी तो तांबे का भी प्रयोग करने लगा और पत्थरों का भी प्रयोग करने लगा। मतलब एक ऐसा काल अवधि, एक ऐसा कालखंड जब मनुष्य तांबे और पाषाण दोनों प्रकार के औजारों का प्रयोग कर रहा था, दोनों प्रकार के धातु मतलब दोनों प्रकार की चीजों का प्रयोग कर रहा था, उस काल अवधि को कहा जाएगा ताम्रपाषाण काल। अच्छा, ताम्रपाषाण काल के कुछ स्थल हैं, जैसे आपका मालवा है, फिर आपका गणेश्वर है, फिर आहाड़ है, फिर जोरवे है। देखिए मालवा जो है आपका ताम्रपाषाण काल का स्थल है, जो आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है मालवा। ठीक है, मालवा संस्कृति एमपी में है। तो मालवा संस्कृति जो है एमपी में है, यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो ताम्रपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य मिला है यही मालवा से मिला है। मध्य प्रदेश के मालवा से ही ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला है, मध्य प्रदेश के मालवा से। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का जो दूसरा स्थल है वह है गणेश्वर। ये जो गणेश्वर है कहाँ है, राजस्थान में है। गणेश्वर कहाँ है, गणेश्वर आपका राजस्थान में है। यह भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो राजस्थान में है। अच्छा, गणेश्वर जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, राजस्थान में है, और यह किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है गणेश्वर। इसीलिए गणेश्वर संस्कृति को, मतलब गणेश्वर की जो ताम्रपाषाणी संस्कृति है, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है बनास नदी के किनारे विकसित हुई है, बनास नदी के किनारे है। एक और स्थल है राजस्थान में ही है, उसे बोलेंगे आहाड़। यह भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। आहाड़ में तांबे का प्रचुर भंडार है, तांबे का प्रचुर भंडार है, इसीलिए आहाड़ को तांबोती भी कहते हैं। तांबा का प्रचुर भंडार होने के कारण इस स्थल को तांबोती भी कहा जाता है। जोरवे संस्कृति, जोरवे जो है आपका स्थल है, यह जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, यह भी आपका ताम्रपाषाणी स्थल है। ठीक है। अच्छा, मालवा, गणेश्वर, आहाड़ और जोरवे में सबसे पहला स्थल ताम्रपाषाण काल का वह क्या है, वह आपका मालवा है। लेकिन ताम्रपाषाण काल का वह स्थल जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और वह है आपका जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है। यह ताम्रपाषाणी यहाँ पर व्यापक स्थल मिला है। ठीक है, तो देखिए जोरवे संस्कृति के बारे में, ताम्रपाषाण काल का सबसे व्यापक स्थल जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण काल का जो सबसे व्यापक स्थल, सबसे ज्यादा बड़ा स्थल, यह है जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है। अच्छा, कौन कौन से जोरवे संस्कृति में स्थल हैं? जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी स्थल कहाँ हैं? ये सभी स्थल महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ठीक है, इसमें दो स्थल जो हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, एक दायमाबाद है और एक आपका इनाम गांव है। तो इसको मैं विशेष रूप से यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, दायमाबाद से देखिए क्या मिला है, दायमाबाद से क्या मिला है, यहाँ पर कांसे का रथ मिला है, कांसा का रथ मिला है यहाँ पर। ठीक है, कांसे का रथ मिला है, साथ ही साथ दायमाबाद से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। मतलब दायमाबाद से यह जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो किले होते थे वहां पर उनका दुर्गीकरण होता था, दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं दायमाबाद से। ठीक है, और साथ ही साथ मकान की किलेबंदी भी होती थी, कहां से, दायमाबाद से। इनाम गांव जो ताम्रपाषाणी का स्थल है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। हम समझ नहीं पाते हैं मातृ देवी मतलब कितनी प्रसिद्ध थी कि हर जगह से आपको मातृ देवी मिलेगा। अभी मैं पूरा पाषाण काल के बारे में आपको जानकारी दिया था, वहां पर भी मातृ देवी की प्रतिमा थी, और भी हड्डी की प्रतिमा थी। अब देखिए इनाम गांव में भी मातृ देवी की प्रतिमा थी। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा के साथ कहां से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं।
और 5 कमरों का मकान भी इनाम गांव से मिला है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे इनाम गांव में इनाम दे दिया गया, 5 कमरों का मकान किसी को इनाम दे दिया गया जहां माता देवी की प्रतिमा रखा, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जब कोई कुछ न आए ना तो उसको माइंड मैपिंग कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, अभी अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृति भी है, जैसे बाकी जो ताम्रपाषाणी संस्कृति है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3 ताम्रपाषाणी संस्कृति है, कायथ, एरड़ और नौदाटोली। कायथ, एरड़ और नौदाटोली, ये जो तीनों ताम्रपाषाणी स्थल हैं ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जिसमें नौदाटोली बहुत फेमस है और परीक्षा में यह आता है, इंपॉर्टेंट है, आता है, बार बार आता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आता है। नौदाटोली जो है कहाँ है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। इसके खोजकर्ता एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया महोदय इसके खोजकर्ता हैं। संकलिया नाम है या संकालिया, ठीक है। नौदाटोली के खोजकर्ता कौन है, एच.डी. सांकलिया है। सोहन घाटी भी ताम्रपाषाणी स्थल है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। फिर कोर्तल्यार घाटी भी ताम्रपाषाणी स्थल है, जो कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। एक घंटा से ऊपर हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, हम पूरा कराएंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं, लगातार कहते हैं कि सर मैराथन चलाइए, मैराथन चलाइए, घबराओ मत, ऐसे ही क्लासें चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, इतना कुछ दिया जा रहा है आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता, अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक बड़ा चैप्टर है भाई, बताना क्या है, अब समझिए। एक अलग चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा में खोजा गया था, ठीक है, इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबका सबसे पहला स्थल था, इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, साक्षर थे, साक्षरता थी। यहाँ पर जो लिखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा के जो लोग लिखा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वह उसकी शैली क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के माध्यम से लिखा करते थे। आज हम चित्रों के माध्यम से नहीं लिखते हैं, लेकिन चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था। और यह जो चित्र और अक्षर, इसे चित्रात्मक शैली बोलते हैं, चित्राक्षर बोलते हैं, ठीक है। चित्र भी होता था, अक्षर भी होता था, इन सबको मिला जुला कर लिखा जाता था, ठीक है। तो उस लिपि को क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक शैली, मतलब लिखने की एक ऐसी पद्धति जहां चिन्ह के माध्यम से भी लिखा जा रहा है और चित्र बनाकर भी लिखा जा रहा है, जैसे मुर्गा हो, बकरी हो, कुत्ता हो, मतलब उसका चिन्ह, या कुछ भी, या चिड़िया हो, मछली हो, इसका चिन्ह बनाकर भी लिखा जाता है। तो इस शैली को क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक शैली बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, भाव चित्रात्मक शैली की 400 चिन्ह है, कुल मिलाकर अक्षर और चित्र मिला के 400 चिन्ह है, जिसका प्रयोग लिखने में किया जाता था। सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिला है यू आकार का मिला है, यू आकार का ज्यादा प्रयोग होता था, यू आकार के चिन्ह सबसे ज्यादा मिले हैं। और साथ ही साथ चित्रों में मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा मिला है, मछली का चित्र सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बात जान लीजिए, शैली क्या है, भाव चित्रात्मक है, 400 चिन्ह मिले हैं, सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले हैं यू आकार के मिले हैं, और सबसे ज्यादा किस जानवर का चित्र बनाया गया है लिखने में, मछली का, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग देख लें, जैसे लिखने की तरीका क्या होता है। जैसे हिंदी हम लोग लिखा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। उर्दू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उर्दू जो लिखते हैं तो दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पद्धति लिखने की, एक ऐसी शैली जहां दाएं से बाएं भी लिखा जाता है, फिर बाएं से दाएं भी लिखा जाता है। जैसे आप यह पद्धति है, जैसे मैं आपको बता दूं, उसी शैली को ब्रूस्टो फ्रेंडम शैली भी कहते हैं, ठीक है, लिखने का तरीका। जैसे अगर आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब अगली बार लाइन यहां से नहीं शुरू करेंगे, अब फिर इसके बाद यहीं से यहां ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से लिखने की जो तरीका होता है, यह जो शैली होती है, बहुत सारे भाषाओं में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली को क्या बोलते हैं,
ब्रूस्टोफ्रेंडम शैली बोलते हैं, ब्रूस्टोफ्रेंडम शैली बोलते हैं इस शैली को, जहां दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा जाता हो, इस शैली को ब्रूस्टोफ्रेंडम शैली बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिखने का तरीका था वो ब्रूस्टोफ्रेंडम शैली का था। ब्रूस्टोफ्रेंडम शैली से लिखते थे, मतलब दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी कुछ सभ्यताएं थी, और वह किस नदी घाटी के किनारे हैं वह आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह दजला और फरात नदी की घाटी में विकसित हुई थी। फिर मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? नील नदी घाटी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित थी। फिर आपकी चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो थी वह किस नदी के किनारे विकसित थी? हुआंगहो नदी की घाटी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित थी। तो यह जो है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया पूछ सकता है कि, और मेसोपोटामिया यह तो आप कभी भूलेंगे नहीं भाई, ये आपके सिलेबस का अंग है। मेसोपोटामिया से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अगर आपको न मिले तो फिर कहिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। ठीक है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, ये सब क्या हैं? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं, जितने भी स्थल हैं। ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के खोज और उसका स्थल का दायरा बढ़ता जा रहा है, मतलब नित्य नए नए स्थलों की खोज जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है उसकी खोज की जा रही है। तो 1947 तक सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी। अरे अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के नए नए स्थल खोजे जाते हैं। ठीक है। तो 1947 तक हड़प्पा सभ्यता के 40 स्थलों की खोज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता कहिए अब फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब तक 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। अब सोचिए 1947 में 40 स्थलों की खोज की गई थी। 1947 में 40 स्थलों की खोज की गई थी, लेकिन लगातार स्थलों का खोज किया जा रहा है, लगातार खोज किया जा रहा है। तो अब तक कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है अब तक। ठीक है। और सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वह गुजरात में खोजे गए। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किस प्रजाति के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड थे, प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड और भूमध्य सागरी थे। ठीक है। अभी देखिए एस्टेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था, एस्टेट का पेपर हुआ था, ये बीपीएससी पीजीटी एस्टेट का हुआ था, उसमें पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे। तो इसका जो देखिए, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, यह प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड भी थे, भूमध्य सागरी भी थे। तो प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड और भूमध्य सागरी दोनों थे, लेकिन उसमें प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड ऑप्शन नहीं था। तो अगर प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड और भूमध्य सागरी दोनों ऑप्शन में हो ना, दोनों ऑप्शन में हो तो भूमध्य सागरी आप टिक करिएगा। ठीक है। अगर भूमध्य सागरी नहीं है तो प्रोटो-ऑस्ट्रलॉइड भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो काफी लंबा हो गया, धीरे धीरे आप लोग को मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर 1 घंटे से नीचे का क्लास मैं नहीं लूंगा और उससे ऊपर का ही क्लास लूंगा। ठीक है। तो ये बड़े क्लास में ही इसे काउंट करिए। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और यह नोट्स आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, वीडियो को शेयर किया करिए भाई, शेयर किया करिए। आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है और जो भी कुछ दे रहा हूँ बेस्ट दे रहा हूँ, बेहतरीन मटेरियल आपको मिलना है। धन्यवाद आप लोग को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर यह नोट्स में तुरंत डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।